सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी शाला 2.0 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी कल से यूपी टेट की क्लास स्टार्ट हो गई है, मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है और कल हमने पहला टॉपिक भी खत्म कर लिया है, जो क्या था? स्थानीय मान और जातीय मान। उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, में से उतना ही पूछते हैं, उतना ही हम करेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है, फिर भी कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप कर लिया कीजिए। नहीं होगा, आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और हमारा आज का अगला टॉपिक है संख्याओं का वर्गीकरण, जो कि संख्या पद्धति का ही एक टॉपिक है, संख्याओं का वर्गीकरण। जिसमें क्या होगा, हम पढ़ेंगे संख्याओं को, कि संख्याएँ कौन-कौन सी होती हैं और किन-किन संख्याओं को किन-किन वर्गों में रखा गया है। जिसमें से हमारी पहली संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वह संख्या जो 1 से अनंत तक सभी संख्याएँ प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। मतलब 1 से अनंत तक की सभी संख्याएँ क्या हैं हमारी? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नॉर्मल संख्याएँ हैं। आम तौर पर हम उसका यूज़ दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे गिनने के लिए, हमारे पास कुछ वस्तुएँ हैं, अगर हमें ये पता करना हो कि हमारे पास कितनी वस्तुएँ हैं, तो हम क्या करते हैं? उसे गिनते हैं। कहाँ से गिनते हैं? 1 से, कि 1, 2, 3, 4 करके गिनते हैं। तो क्योंकि हम उस संख्या से गिनते हैं, तो इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर किस लिए? क्योंकि हम इन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए भी करते हैं, संख्याओं गिनने के लिए भी करते हैं, ठीक है? इसमें इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या दरअसल प्राकृतिक संख्या से ही जुड़ी संख्या है। कैसे? क्या होती है? किसी संख्या के ठीक बाद वाली संख्या को उस संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। यहाँ पे एक बात देखिए, जैसे मैंने बताया प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? दो, 1, 2, 3, 4, 5 ये होती हैं, ठीक? आप इनका पैटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या आ रही है। प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर क्या आ रही है? अगली संख्या आ रही है, ठीक है ना? जो अगली संख्या आ रही है, वो अगली संख्या अपने पहली वाली संख्या की कौन संख्या है? अनुवर्ती, है ना? तो इससे हम क्या कहेंगे? किसी भी संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तो उससे अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी और उसी संख्या को क्या बोलेंगे हम? अनुवर्ती संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 की अनुवर्ती संख्या है, 3 2 की अनुवर्ती संख्या है, 4 3 की अनुवर्ती संख्या है। क्यों? क्योंकि एक जोड़ने पर ही हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं? क्रमागत संख्या भी इसे कहीं-कहीं बोलते हैं, लेकिन क्रमागत का अलग वो होता है पॉइंट। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर हम समझें तो अनुवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर्स क्या होते हैं, कि किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या जो प्राप्त होगी, वही हमारी क्या कहलाई जाएगी? अनुवर्ती संख्या, ठीक है? अगला है हमारा पूर्ववर्ती संख्या। ये अनुवर्ती संख्या की ठीक उल्टी है। जैसे उसने क्या कहा है, कि किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या, है ना? किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या क्या कहलाई जाएगी हमारी? अनुवर्ती संख्या कहलाई जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने बताया था अभी, प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें, तो प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था कि 1 से लेके अनंत तक आती हैं, ठीक है? तो 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो पूर्ववर्ती संख्या है, प्रेसिजर्स नंबर्स हैं, उसमें हम क्या करेंगे? आप देखेंगे कि अगर हम किसी संख्या में से 1 घटा दें, किसी संख्या में से क्या कर दें? 1 घटा दें, तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त हो रही है। मान लीजिए मैं अगर 2 में से 1 घटाऊँ, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? 1 प्राप्त होगा। अगर 3 में से 1 घटाऊँ, तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। अगर 4 में से 1 घटाऊँ, तो क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे? 1 जो है 2 की पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती क्यों? क्योंकि वो संख्या उस संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त हो रही है, ठीक? सीधी भाषा में समझिए, किसी भी संख्या में से हम अगर एक घटा दें, एक माइनस कर दें, तो वही संख्या जो जो संख्या निकल के आएगी, वही संख्या उस संख्या की क्या मानी जाएगी? पूर्ववर्ती। जैसे यहाँ पे 1 2 की पूर्ववर्ती है, 2 3 की पूर्ववर्ती है, 3 4 की पूर्ववर्ती है, ठीक है? और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, क्योंकि 1 में से हम अगर घटाएँगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, जो कि इस क्रम में इस संख्या के वर्ग में है ही नहीं। समझ रहे हैं? तो 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती।
आप एक काम कीजिए, जैसे जब भी मैं आपको पढ़ाया करूं या जब भी आप मेरी क्लास लेने आया करें तो कॉपी पेंसिल लेके बैठा, हालांकि बैठे ही होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कुछ लोग रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर कुछ नया आपको समझ में आता है या नया कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसको आप तुरंत लिख लिया कीजिए। हो सकता है कि आपके लिए नया हो और जो एग्जाम में आ जाए, है ना। कल जैसे कमेंट में एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, उसमें लिखा था कि जिस चीज को हम सरल समझ के छोड़ देते हैं और वही चीज हमें एग्जाम में पीछे कर देती है। और ये बात सही है कि जिस चीज को हम सरल मानते हैं और छोड़ देते हैं, उससे संबंधित कोई सवाल अगर एग्जाम में आता है, वो ज्यादातर मामलों में नहीं हो पाता है, जिससे हम पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए कुछ भी अगर आपको आता है या नहीं आता है वो अलग विषय है, लेकिन जो भी आपको जरूरी दिखाई दे रहा है उसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगला हमारी संख्या कौन सी है? अगली संख्या की बात करें तो वो है हमारी पूर्ण संख्या। क्या नाम है? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? होल नंबर्स। क्या होती है? शून्य से अनंत तक की सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। शून्य से अनंत तक की सभी संख्या, या दूसरी भाषा में कहें कि प्राकृतिक संख्या में, कौन संख्या में? प्राकृतिक संख्या में हम बस क्या कर दें? जीरो जोड़ दें। ठीक है भाई, देखो प्राकृतिक संख्या ही तो है। मान लीजिए एक से लेके अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या हैं, और उसमें हमने क्या कर दिया? जीरो जोड़ दिया, तो वही हमारी क्या कहलाई जाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाई जाएंगी। ठीक है, आसान है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा भी तो प्राकृतिक संख्या को आधार बना के पूछेगा। ये पूर्ण संख्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया था। अगला है हमारी सम संख्या। सम संख्या से लगभग हम सब परिचित हैं, है ना। वह संख्या क्या है? दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, है ना। ये परिभाषा ऐसी क्योंकि जब आप हम स्कूल में थे तो कोई संख्या पूछी जाए या ना पूछी जाए, सम संख्या हमारे टीचर जरूर पूछते थे, है ना। तो क्या होती है? दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, या दूसरी भाषा में कहें, दो का टेबल अगर हम अनंत तक पढ़ लें, दो का टेबल आता है ना, दो दूनी 4, दो दिया 6, दो चौक 8, दो पंजे 10, है ना। तो अगर हम इसका टेबल कहाँ तक पढ़ लें? अनंत तक। अनंत कहाँ तक? 2n तक। 2n तक अगर हम दो का टेबल पढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, इवन नंबर प्राप्त होगा। और 2n अगर आप कहीं भी आप देखिएगा, 2n आपको कहीं दिखाई दे जाए तो समझ लीजिएगा वो किसकी बात कर रहा है? सम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अब आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है उसमें कहीं 2n लिखा हुआ आ जाए, हालांकि वो लिख देते हैं, कहीं कहीं नहीं भी लिखते हैं। 2n अगर आपको दिखाई दे तो क्या मानेगा? उसको सम संख्या मानेगा। कारण क्या है? कारण ये क्योंकि ये 2n का मतलब है इसके मल्टीप्लाई में 2 है, और अगर मल्टीप्लाई में 2 है यानी कि वो 2 के टेबल में आ रहा है, और 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से विभाजित भी है, इसलिए वो क्या है? सम संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो हमें सम संख्या में जो ध्यान देना है, एक तो ये ध्यान देना है कि 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्या हैं। और साथ ही क्या ध्यान देना है? जहां 2n मिल जाए कहीं भी, किसी भी प्रकार के सवाल में जहां 2n दिखाई दे जाए, वही क्या माना जाएगा? हमारा सम संख्या माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या की उल्टी हो जाती है। जैसे दो से विभाजित संख्या को सम संख्या बोलते हैं, उसी प्रकार वह संख्या जिसे दो से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो संख्या सम नहीं है वो क्या है? विषम है। यह जान लीजिए। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, आगे तक अनंत तक जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब दो से विभाजित नहीं होती है, या दूसरी भाषा में ये सब दो के टेबल में कहीं भी नहीं आती है। ठीक, इसलिए ये सब क्या है? विषम संख्या है। और कहाँ तक जाती हैं? ये जाती हैं 2n-1 या 2n+1। समझे? इसका मतलब मैं बता दूं आपको। जैसे 2n-1 का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सम संख्या में, किसमें? सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। ठीक है, जैसे दो में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइड में, दो में अगर मैं एक जोड़ूं तो 3 आएगा, जो कि 3 अपने आप में क्या है? विषम संख्या है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार 2n, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लस है। इसी प्रकार 2n-1 का मतलब क्या होगा? अगर हम किसी सम संख्या में से एक घटा भी दें
तब भी क्या प्राप्त होगी हमारे पास, विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। इसी प्रकार आप देखेंगे, अगर मैं 5 में से, सॉरी 5 नहीं 4, हमें सम संख्या लेनी है ना, अगर हम 4 में से 1 घटा दें तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी कि सम संख्या में से 1 जोड़ने पर हमें विषम संख्या प्राप्त हो रही है और 1 घटाने पर भी विषम संख्या प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये है कि हम विषम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं, 2n-1 और 2n+1। कहीं भी आपको 2n-1 2n+1 लिखा है दिखाई दे कहीं भी, तो क्या हम मान लेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, वो विषम संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखना बहुत सारे सवालों में ऐसा होता है कि बहुत सारे n लिख दिए, x लिख दिए, मान लो कि लिखा है 2n 2x, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2n 2x लिखा है तो क्या है, सीधा सीधा समझ लो वो किसकी बात कर रहा है, सम संख्या की बात कर रहा है। अगर इस 2n में से 1 घटा दे तब किसकी बात कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है। और इसी 2n में से 1 जोड़ दे तो उसे क्या, तब किसकी बात कर रहा है, तब भी वो विषम संख्या की ही बात कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप जो मैं बता रहा हूं, आपको जितना बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर फिर भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। चलिए अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं हम। हमारी है अगली संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सभी संख्याओं में सबसे महत्वपूर्ण संख्या है किसी भी एग्जाम को लेके। सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी संख्याओं के वर्ग में से पूछे जाते हैं तो वो है हमारा अभाज्य संख्या। इसको बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। गलती इन्हीं में होती है, इसी प्रकार के सवाल में होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अभाज्य संख्याओं में से ही पूछा जाता है। क्या होता है, वह संख्या जो केवल एक और स्वयं स्वयं मतलब खुद से विभाजित हो, यानी कि ऐसी संख्या जो या तो एक, जो तो एक के टेबल में आए, एक के टेबल में सभी संख्याएं आती हैं, तो एक के टेबल में आए या स्वयं के ही टेबल में आए, मतलब जैसे खुद से ही विभाजित हो जाए, वही संख्या क्या कहलाई जाएंगी, हमारी अभाज्य संख्या कहलाई जाती हैं। जैसे दो की बात अगर हम करें, दो क्या है, दो या तो अगर हम बात करें दो की, तो दो क्या है, दो या तो दो से विभाजित होगा या फिर एक से विभाजित होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें अगर पांच की, तो पांच केवल पांच से विभाजित होगा, ठीक है, और एक से विभाजित होगा, इसके अलावा कोई तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जो इसको विभाजित कर दे, इसलिए हम क्या कहेंगे, पांच हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर हम ले 6 की बात करें या 10 की बात करें, तो 10 किससे विभाजित होगा, 10 से तो विभाजित होता ही है, एक से भी होता है, लेकिन साथ में ये 2 से भी होता है और 5 से भी होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 10 अभाज्य संख्या नहीं माना जाएगा। ठीक, कारण क्या है कि 10 अपने और एक से अलग किसी तीसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। समझ रहे हैं, इसमें कुछ बातें जो हैं महत्वपूर्ण हैं, कुछ संख्याएं महत्वपूर्ण हैं जिसका हमें ध्यान देना है। वो क्या है, पहला पहला ये है कि इसमें लिखा है कि दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। समझे, अगर हम बात करें किसकी, दो की, अगर दो की बात करें तो आप अभी हमने पढ़ा कि दो क्या है, अपने आप में सम है, लेकिन साथ में दो क्या है, दो अभाज्य भी है और एकमात्र सम संख्या है। समझ रहे हैं, एक प्रश्न बना है पहले इस पे कि निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या, कौन सी सम अभाज्य संख्या है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, सारी सम संख्याएं थी, जिसमें दो भी एक था, तो उसका उत्तर क्या था, दो था। कारण यही है कि दो या तो सिर्फ एक से विभाजित है या दो से विभाजित है, इसलिए इस सम संख्या को जो कि एकमात्र है अभाज्य संख्याओं में, उसे किस वर्ग में रखा गया है, अभाज्य संख्याओं के वर्ग में रखा गया। दूसरा है हमारा, 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं और हमें इतना ही पढ़ना है बस, 100 से आगे हम नहीं पढ़ेंगे। एक आध क्वेश्चन अगर टकराएगा उसको हल कर लेंगे ताकि हमारे पास अप्रोच रहे उसे हल करने की, वरना जितने भी सवाल आते हैं अभाज्य संख्या में, ज्यादातर यूपी टेट में खासकर 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बीच में ही आते हैं। कितनी होती है संख्या, 25 होती है, और वो 25 कौन कौन संख्याएं होती हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह से उसे समझना है, समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगी। हालांकि हो सकता है कि उसमें आपको एक दिन लगे, एक घंटा लगे, या एक हफ्ता भी लग सकता है अगर आप उसको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप इतना मैं बता रहा हूं, उस चीज से आपको वो संख्या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगी।
ठीक है, मुझे भी ऐसी याद हो गई थी। दूसरा है इसमें देखिए 1 से 500 तक की संख्याओं में कितनी 95 अभाज्य संख्या होती हैं 95। एक से, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि एक तथ्य के रूप में आपको एक बात याद रहे कि 1 से 500 तक की संख्याओं में कितनी 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से 1000 तक की संख्याओं में 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर पेपर का लेवल बढ़ा तो मेरा मानना है कि एक का सवाल ये पूछ सकता है कि 1 से 500 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है 95 और 1 से 1000 तक की संख्या में कितनी है 168। ठीक है, आइए चलो हम जो देख लेते हैं हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है दूसरा वाला पॉइंट कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है हमारी 25 अभाज्य संख्या है। और वो 25 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं और उसको हम किस प्रकार समझें, किस प्रकार निकाल लें, उसको हम एक बार आके समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं, ठीक है, और मैंने आपको भी बताया कि अभाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है, या तो 1 से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो। पहले हम क्या करेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं में छांट लेंगे, इतना हमें करना पड़ेगा। 1 से 10 तक की संख्याओं में जितनी भी ऐसी संख्याएं हैं जो सिर्फ 1 से और स्वयं से विभाजित हैं तो उसे हम छांट लेते हैं। जैसे पहली बात तो एक काम कीजिए, एक चीज, एक को हम बाहर रखते हैं, एक की विशेषता अलग है, उसको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बाद में बताऊंगा। मतलब जैसे दो है, दो से विभाजित है और एक से विभाजित है, इसलिए क्या है ये एक अभाज्य संख्या है। अब देखो, अब 1 से लेके 10 तक हम ये काम करेंगे जो मैं अब करने वाला हूं, ऐसा ही आप करना। एक दो बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो विश्वास मानिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभाज्य संख्या 1 से 25 तक याद करने की, क्योंकि बहुत से लोग रटते हैं 25 संख्या रटते हैं, अगर बीच में से एक आदि मिस हो जाती है तो हमें एग्जाम में 10 बार उसे लिखना पड़ता है और समय बहुत खराब जाता है। क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि दो क्या है अपने आप में, क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो हम क्या करेंगे दो के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं, या दूसरी भाषा में कहूं दो को छोड़ के जितनी भी सम संख्याएं हैं उनको खत्म कर दो 1 से 100 तक। कौन कौन सी हैं, देखो एक तो 2 वाला वर्ग हो गया ये, इसे खत्म कर दो, ठीक है, और एक 10 वाला वर्ग हो गया, ये सब सम संख्याएं हैं ना, इनको खत्म कर दो, है ना। और उसके बाद दो के टेबल में कौन कौन सी आती हैं, एक चार, चार भी आता है, यानी कि जितने भी, अगर आपको ये पता करना है कि कौन कौन सी सम संख्या है तो क्या करेंगे इकाई का अंक देख लीजिए बस। इकाई का अंक अगर सम है तो समझ लीजिए वो 2 से विभाजित है। तो ये 4 है, 4 इकाई का अंक देख रहे हैं, सबका इकाई का अंक क्या है 4 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है। यदि 6, 6 हम अपने आप में क्या है, ये देखो सबका इकाई का अंक क्या है 6 है, तो 6 अगर इकाई का अंक है तो ये क्या है सम संख्या है, और सम संख्या विभाजित होती है और संख्याओं से भी, इसलिए 8 ये हो गया। ठीक, देखो हमारी कितनी संख्याएं गायब हो गई, हमने एक भी याद नहीं की, बस एक हमें पता किया कि दो अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, बाकी हमने क्या किया सम संख्याओं को, सारी सम संख्याओं को हमने हटा दिया और हमारी संख्या लगभग आधी हो गई। ठीक है, अगली संख्या पे चलते हैं, फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे अगली संख्या 3, 3 देखेंगे। अब 3 में क्या है, 3 भी अपने आप में क्या है, या तो 3 से विभाजित है या 1 से विभाजित है। 3 से विभाजित है या फिर 1 से विभाजित है, यानी हम कहेंगे 3 भी अपने आप में क्या है एक अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, अब 3 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, है ना, 3 के टेबल में आने वाली सभी संख्याएं या 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं को हम खत्म कर देते हैं। कौन कौन सी हैं, 3 है, फिर 6 भी खत्म हो गया, फिर 9 खत्म है, देखो 9 खत्म कर दीजिए, फिर क्या है 12 खत्म हो गया, फिर 15 खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 18 खत्म हो जाएगा, फिर क्या 21 भी खत्म हो जाएगा। भाई 3 का पहाड़ा तो आता ही है, जैसे आपको याद होगा कल मैंने एक बात क्या बोली थी, मैंने आपको बोला था कम से कम 1 से 20 तक 2 से 20 तक के पहाड़े आपको आने चाहिए। अब 2 से 20 तक के पहाड़े क्यों आने चाहिए, अब आप देख लीजिए, 21 भी आता है, फिर क्या 25 नहीं आता है, 27 आता है, 27 खत्म कर दो, फिर क्या आता है 33 आता है, फिर क्या आता है 39 आता है, और क्या 36 आता है, वो खत्म हो गया, ठीक है 39 आता है, फिर उसके बाद हमारा 45। एक तरीका और भी है, जैसे आप अगर पहाड़ा 30 तक होता है, 30 तक पहाड़ा है खत्म हो गया, उसके बाद हम कैसे पता करेंगे कि 3 से विभाजित है कि नहीं, तो एक काम कीजिएगा
दोनों अंकों का योग देख लीजिएगा, अगर दोनों अंकों का योग 3 से विभाजित है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये 45 है, अगला कौन सा है 9 4, 9 4 क्या होता है 13 होता है, 13 3 से विभाजित नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। अगला 5 और 1 6, 6 क्या है 3 से विभाजित है इसलिए ये भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 3 8, 5 5 10, 7 5, 7 5 कितना होता है 12, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 5 14, 6 और 1 7, 6 3 9, ये भी 3 से विभाजित है। 6 5 11, 7 6 13, ये भी 3 से विभाजित है। 9 और 6 15, ठीक है। 7 और 1 8, 7 3 10, 7 5 12, ये भी 3 से विभाजित है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला 79 नहीं है, 77 नहीं 3 से विभाजित होगा। 8 और 1 9, ये भी 3 से विभाजित है। 8 3 11, ये 3 से विभाजित नहीं है। 8 5 13, 8 7 15, ठीक है, ये 3 से विभाजित है। जितने भी दो अंकों का योग 3 से विभाजित है उसको मैं हटाता जा रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ दो ही अभाज्य संख्या बताई हैं, ठीक। हमें कितनी निकालनी है 25। आप देखना चुटकी में अभी 25 संख्या निकल जाएंगी, ठीक है। अगला क्या था हमारा 81, 81 के बाद क्या है देखिए 89, 9 8 17 नहीं है। 9 और 1 10, 9 3, ये भी अपना 3 से विभाजित है। 9 5 14, और ये भी, और ये 3 से विभाजित है, ठीक है। 96 था वो पहले हट चुका, जो पहले हट चुके उसे नहीं छेड़ना है, जो बाकी बचे हैं उसे हमने हटा दिया। ठीक, देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हमारा खत्म हो गया पहली से। 5 की बात करें, 5 को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि 5 एक और स्वयं से विभाजित है तो इसलिए 5 को छोड़ के 5 वाली सारी लाइन कट जाएगी, खत्म कर दो इसको। कारण क्योंकि 5 के अलावा जितनी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है वो 1 और 5 से अलग किसी अन्य संख्या से भी कटेगा। जैसे अगर बात करूं 15 की, तो 15 15 किस किस से विभाजित हो रहा है? 15 3 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 1 से भी विभाजित है कि नहीं? 1 और 5 से अलग तीसरी संख्या आ गई ना, जैसी कोई तीसरी संख्या आ जाती है समझ लीजिए वो अभाज्य नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 हो गया, फिर 7, 7 की बात अगर हम करें तो 7 भी अपने आप में क्या है, एक अभाज्य है, क्योंकि 7 को एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं काटती। 7 भी, अब क्या करेंगे हम 7 के टेबल में आने वाली सभी संख्या काट देंगे, है ना, ज्यादा कट जाती हैं। 7 दूनी 14 कट गया, 21 कट गया, 28 कट गया, 35 कट गया, 42 कट गया, 49, ठीक है। 7 के टेबल में आने वाली जितनी भी संख्या हम काट रहे हैं, 49 आता है, 49 हमने काट दिया, तो 49 56, 56 कट गया, 7 63 कट गया, 7 धाम 70 भी कट गया, और 7 77 भी कट जाएगा, है ना। और 7 कितना होता है 3 4 84 कट जाता है, 84 खत्म हो गया, ठीक है। और 7 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, ये खत्म कर देंगे, और 7 98 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ठीक। 7 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आई हमने उसे खत्म कर दिया, ठीक। संख्या और कम हो गई एक आधी, है ना। अब अगला देखो, अगला है हमारा क्या, एक चीज और देखते हैं हम, 11। 11 हमारा जो है वो भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब 11 कैसे अभाज्य है, क्योंकि वो 1 और 11 से अलग किसी अन्य से नहीं कटता, तो इसलिए क्या करेंगे हम 11 के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं खत्म कर देंगे। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 55, 66, 77, 88 और 89, वो 99। देख रहे हैं आप, सारे अपने आप पहली से कट गए। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ क्या किया था कि जो है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के पहाड़े काटे थे, है ना। और उसके बाद देखो 11 के सारे अपने आप कट गए, है ना। एक दो संख्या बचती है वो बताऊं कैसे हटेगा। फिर देखो अगले है 13। 13 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 13 दूनी 26, कहाँ गया 26 कटा है। 13 तिया 39 कटा है ना। 52 कटा है, 65 कटा है, ठीक है। 78 कटा है, 91 कटा है, सारी संख्या 13 के कटे हुए हैं तो कुछ देखना ही नहीं है। उसके बाद 14 सम संख्या है, इसका पहाड़ा भी वो होगा, पहले से कट गया है तो आगे इसके गुणनखंड भी कैसे होंगे, मतलब इसके पहाड़े भी कैसे होंगे, अभाज्य माने जाएंगे। 17 की बात अगर हम करें तो 17 के पहाड़े में क्या क्या आता है देखिए। 17 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या है 17 के पहाड़े में आती हो रह गई हो तो अब देखेंगे 17 एकम 17 और 34 कट गया होगा, 17 51 भी कट गया, और 17 चौक 68 भी कट गया, और 17 पंजे 85 भी कट गया, लगभग सारे कट गए, है ना। ऐसे ही देखेंगे आप 19 का, 19 के टेबल भी ऐसे कट जाएंगे। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 कट गया, और 19 चौक 76 कट गया, ठीक है। 19 चौक 76 कट गया, और उसके बाद कोई संख्या
98 जो है वो सब 19 की टेबल में सब कट गई हैं, ठीक है ना। यानी 19 के पहाड़े की सभी संख्याएं क्या हो गई हैं, हमारी सारी कट गई हैं। यानी कि आप देखिएगा 1 से 10 तक की हमने पहाड़े देखे और उसके बाद 19 तक के पहाड़े हमारे सारे कट गए, समझे कि नहीं। 19 पंजे 95 था, ये भी कट गया देखो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 10 तक की संख्याओं को हमें क्या करना है, काट देना है, बाकी हमारा जो बचेगा उसको हम देख लेंगे, ठीक। इसी क्रम में आप देखेंगे कि हमारे पास जो संख्या बचेगी वो संख्या बचेगी हमारे पास सिर्फ ये, ठीक। हर टेबल का हमने काट दिया ना, हर टेबल को जैसे ही हम काट देंगे, हर पहाड़े के गुणांक को हम काट देंगे, तो उसके बाद हमारे पास जो संख्या बचेगी वो ये बचेगी, जो टोटल कितनी है हमारी, 25, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 30, 37, 29, ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, जो अपने से या एक से विभाजित हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 1 से 100 तक कितनी है, 25 हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, कितनी है, 25 हैं, और ये टोटल संख्याएं 25 हैं। अच्छा, इसमें एक पैटर्न होता है, बाई चांस कभी आप भूल जाएं या दिमाग में ना रहे कौन सी संख्या अभाज्य है कि नहीं, तो इसका बताऊं आपको। आप देखिए, अभाज्य संख्या हमारी, अभाज्य संख्याओं के जो इकाई के अंक हैं वो क्या क्या हैं, या तो 1 हैं, ठीक है, या तो 3 है, या तो 7 है, या 9 है ना। उसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें अभाज्य संख्या आए। जैसे देखिए 2 और 5 क्या है, ये अपवाद है, ठीक है। 2 और 5 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी हमारे अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1, 3, 7 और 9। अगर ऑप्शन में हमें कोई संख्या चेक भी करनी है, अगर वो 1 से 100 तक की संख्याओं में पूछा है कि अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, इनमें से कोई है उसे ही चेक करेंगे। अगर इनके अलावा कोई और इकाई का अंक है 2 और 5 को छोड़ के सिंगल में, तो उसे हम चेक भी नहीं करेंगे कि वो अभाज्य है कि नहीं। इससे संबंधित सवाल मैं आपको कराऊंगा, पर आज नहीं, आज बड़ा लंबा समय हो जाएगा। देखिए, हम ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी क्लास लेंगे तो देखा है मैंने बच्चे बोर होने लगते हैं, मैथ को थोड़ा बोरिंग भी मानते हैं। तो इसलिए हम छोटी छोटी क्लास लेके चलेंगे, छोटे छोटे उद्देश्य लेके चलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे उद्देश्य ही बड़े लक्ष्य की ओर जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक ही, आगे की संख्याएं हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा जो है 1-2 दिन से थोड़ी समस्या आ रही है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो इसलिए हम ये क्लास रिकॉर्डेड आपके लिए डाल रहे हैं। रीज़न सिर्फ यही है, तब तक हमारी नेटवर्क संबंधित समस्याएं खत्म नहीं आती, टेक्निकल समस्याएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम आपका ऐसी ही रिकॉर्ड करके आपको हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से 1 या 2 दिन की बात है। 1 या 2 दिन के बाद हम आमने सामने होंगे, वो भी लाइव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए और लगे रहिए अपनी तैयारी में।